वेलकम बैक ऑल। तो देखिए ये वाली वीडियो में जो कि हमारा लेक्चर नंबर 13 रहेगा एंड इलेक्ट्रिसिटी को हम देख रहे हैं। नाउ देखिए, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं, ये वाला जो पोर्शन है ये ऑलरेडी हमने ख़त्म किया है। ये वाला पोर्शन भी हमारा ख़त्म है। नाउ बेसिकली हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं। एंड ये जो पोर्शन है हमारा, दैट इज़ लेक्चर नंबर 12 एंड ये लेक्चर 13 एंड लेक्चर 14। इसमें हमारा जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है ये फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हमारा होगा एसी एंड ईएमआई कंबाइनली हम पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है ईएमआई का एंड देन मेजरली एसी। ये दो वीडियोस में आई विल ट्राई कि दो वीडियोस में इसको फिनिश करूँ, यानी कि 15 एंड 16। लेक्चर 15 एंड 16 में आपका ईएमआई एंड एसी फिनिश होगा। लेक्चर 15 एंड 16 में आपका EMI एंड AC आपका फिनिश होगा, क्योंकि इसने खाली यहाँ पे AC सर्किट लिखा है। सो इसमें बेसिकली आपको EMI का भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए। 15 एंड 16 में ट्राई करूँगा। फिर उसके बाद हमारे जो भी अदर टॉपिक्स इसमें बच रहे हैं, ये वाले टॉपिक एंड ये वाला टॉपिक, इसको मैं ट्राई करूँगा फिर आने वाले लेक्चर्स में। एंड फिर हम आएंगे जो यूनिट 1 है, इसको मैं ट्राई करूँगा 2 या 3 लेक्चर्स में पूरा कवर करने की। सो टेंशन ना लें। एंड कुछ एस्पेरेंट्स टेक्स्ट करते हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे कि सर इतना डीप मत पढ़ाइए, इतना डीप मत जाइए, एक या दो वन शॉट्स में वीडियो को फिनिश करिए। देखिए, सिलेक्शन लेने के लिए एक या दो वन शॉट से काम नहीं चलेगा। आप खुद आइडिया लगाइए कि देखिए, जो फॉरेस्टर का एग्ज़ाम है जो मैंने ऑलरेडी SSS पे कराया हुआ है, जिसका सिलेबस उसमें 9th 10th 11th एंड 12th की फ़िज़िक्स थी, पूरी फिज़िक्स। नाउ वहाँ पे फिज़िक्स में एट मैक्स 12 मार्क्स पूछे जाएंगे। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको फिज़िक्स के 3 चैप्टर्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल इस इलेक्ट्रिसिटी यूनिट में आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, देन आपका इसमें मैग्नेटिज्म, देन इसमें आपका EMI एंड AC, यानी कि 3 चैप्टर्स आपको दिए गए हैं। बट यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड मार्क्स पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, दैट विल बी 12+। सो 12 के ऊपर आपसे मार्क्स यहाँ पे पूछे जाएंगे इस चैप्टर में। सो आप खुद दिमाग लगाइए कि जो फॉरेस्टर का मैंने पढ़ाया हुआ है फिज़िक्स, कितने लेक्चर्स में, 45 लेक्चर्स में, खाली कितने मार्क्स के लिए, 12 मार्क्स के लिए। अब आप चाहते हो कि जो यहाँ पे 3 यूनिट्स हैं या फिर 3 चैप्टर्स का ये चैप्टर बनाया गया है, इसमें मैं 3 वन शॉट्स दूँ, क्या बात है यार। सो अगर आप 12 मार्क्स यहाँ पे चाहते हो, सो आपको डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए, इन डेप्थ आपको यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए। एंड यहाँ पे एक बेनिफिट है कि आपने पढ़ा, आपसे मार्क्स बनेंगे, आपसे मार्क्स बनेंगे विदाउट, अगर न्यूमेरिकल्स को हम छोड़ें, आपसे मार्क्स बनेंगे, थ्योरेटिकल मार्क्स तो आपसे यहाँ पे डेफिनेटली बनेंगे। सो ये बेनिफिट होता है हमारे पास टेक्निकल सब्जेक्ट का। बाकी जो आपके रिमेनिंग मार्क्स हैं यहाँ पे, अगर आप देखोगे रिमेनिंग मार्क्स में आप कितना भी पढ़ लो, आप फिर भी श्योर नहीं हो कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। सो एक बार पढ़िए, ढंग से पढ़िए। एंड टीचर को पता होता है कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, क्योंकि ऐसे ही टीचर ने लास्ट 5 या 6 ईयर्स अपने वेस्ट नहीं किए होते हैं। एंड ऑलरेडी आई हैव टॉट ऑलमोस्ट अभी तक 10-20,000 एस्पेरेंट्स को पढ़ाया हुआ होगा। एंड आई नो कि जो एग्जामिनर है उसका माइंड कहाँ पे हिट करता है इन दी साइंस पोर्शन, कहाँ से वो क्वेश्चंस को पिक करता है, एंड स्ट्रैटेजी क्या रहती है एग्जामिनर की जब भी सिलेबस एक हमारे पास आगे दिखा होता है। सो टेंशन ना ले, बस आपका काम है नोट्स मेंटेन करना एंड पढ़ना। बाकी अगर आप चाहते हो कि एक या दो वीडियो से आप वन शॉट आओगे, आपका सिलेक्शन होगा, नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। नाउ बात करेंगे हम फोर्स ऑन ए चार्जर्ड पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन ए चार्जर्ड पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, कि जो हमारे पास चार्जर्ड पार्टिकल होता है कोई, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरे पास है यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंड इस फील्ड में कोई भी पार्टिकल, कोई भी चार्जर्ड पार्टिकल इंटर करता है, इट में बी प्रोटॉन, इट में बी न्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल हो सकता है, कोई भी पार्टिकल। नाउ हमें देखना है कि जब भी ये पार्टिकल, फोर्स ऑन ए चार्जर्ड पार्टिकल, जब भी ये पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड को इंटर करता है, इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो कितना होता है। एंड साथ ही में हमें कुछ कंडीशन, डायरेक्शन भी देखनी है फोर्स की। फिर हमें कुछ स्पेशल केस भी यहाँ पे देखने जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड एग्जामिनर के फेवरेट रहते हैं। नाउ आपको क्या करना है, आपको एक चार्जर्ड पार्टिकल लेना है Q मूविंग विद वेलोसिटी V, एंड लेट ये जो चार्जर्ड पार्टिकल है ये
किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एंड अगर ये डायरेक्शन है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, एंड लेट ये जो चार्जड पार्टिकल है जो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, लेट ये इंक्लाइनड है एट एनी एंगल थीटा। ये जो पार्टिकल हमारे पास है ये है inclined at any angle theta, यानी कि at any angle theta to the magnetic field this particle moves with velocity v। समझ में आ रहा होगा। नाउ बाई एक्सपेरिमेंट्स डायरेक्टली मैं इक्वेशन लिखाऊंगा, डेरिवेशन करने की नीड नहीं है। हमें ये पता होता है कि ये जो चार्जर पार्टिकल है इसमें जो लगने वाला फोर्स होता है ये क्यू पे डिपेंड होता है, ये बी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड होता है, ये वी साइन थीटा, यानी कि जो वेलोसिटी हमारे पास है इसके किस कंपोनेंट, इसके वी साइन थीटा वाले कंपोनेंट पे ये डिपेंड होता है। एंड ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो थीटा है इट इज़ एंगल बिटवीन वी एंड बी, एंगल बिटवीन वी एंड बी। क्लियरली आपको दिख रहा है कि जो थीटा हमारे पास है यह है एंगल किसके बीच, वी एंड बी के बीच। देयरफॉर हमारे पास जो लगने वाला फोर्स होता है डायरेक्टली आप याद रखेंगे इट इज़ बेसिकली क्यू वी बी साइन थीटा। जो लगने वाला फोर्स होता है इट इज़ क्यू वी बी साइन थीटा। देयरफॉर दिस इज द फोर्स जो एक चार्जड पार्टिकल के ऊपर लगेगा जब भी वो एक मैग्नेटिक फील्ड में आएगा। सो फोर्स कितना, क्यू वी बी साइन थीटा। फोर्स हमारे पास कितना, क्यू वी बी साइन थीटा। समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। सो इतना आपको याद रखना है। नाउ इसी इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो फोर्स हमारे पास है इट इज़ बेसिकली क्यू इंटू वी क्रॉस वी, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में, क्योंकि जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है या फिर वेक्टर प्रोडक्ट होता है उसमें बेसिकली साइन थीटा इन्वॉल्व होता है। सो यू कैन राइट इट एज एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस वी। सो ऐसे आप याद रख सकते हो। सो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है, बताइए फोर्स जो है किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड है। सो एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। नाउ यहाँ पे स्पेशल कंडीशन हमारे पास है, बताइए मैक्सिमम फोर्स एंड मिनिमम फोर्स कितना हमारे पास होगा। सो स्पेशल कंडीशन में बताइए मैक्सिमम फोर्स हमारे पास एंड मिनिमम फोर्स। सो आपने देखा इक्वेशन एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि साइन के अलग अलग वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल केस 1 या फिर कंडीशन 1, अगर हमारा थीटा कितना होगा, ज़ीरो, बताइए साइन ज़ीरो, साइन ज़ीरो हमारे पास कितना होता है, ज़ीरो। और या फिर अगर हमारे पास थीटा होगा 180 डिग्री, जिसका मतलब ये है कि वी एंड बी जो आपस में है दे आर पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल। अगर थीटा हमारा ज़ीरो होगा, अगर थीटा हमारा ज़ीरो होगा यानी कि उस केस में जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैं बोलूँगा जो एंगल है दैट इज़ ज़ीरो, इसका मतलब जो पार्टिकल है वो पैरेलल जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के। अगर मैं बोलूँगा जो थीटा है दैट इज़ 180 डिग्री, इसका मतलब जो पार्टिकल है वो जा रहा है एंटी पैरेलल या फिर अपोजिट डायरेक्शन में टू दी मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया होगा। देयरफॉर अगर थीटा इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब वी एंड बी आर पैरेलल, जो वी एंड बी है दे आर पैरेलल, V एंड B आर पैरेलल। एंड अगर 180 डिग्री है उसका मतलब एंटी पैरेलल, एंड मैं लिखूंगा एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। समझ में आया होगा। सो अगर थीटा ज़ीरो, इसका मतलब जो V एंड B, वेक्टर V एंड वेक्टर B जो हमारे पास है दे आर पैरेलल। एंड अगर हमारे पास थीटा कितना 180 डिग्री, इसका मतलब वी एंड बी क्या होंगे, एंटी पैरेलल। इस केस में, दोनों केस में जो थीटा हमारे पास है ज़ीरो, देयरफॉर एफ हमारा कितना होगा, एफ इस केस में हमारे पास कितना होगा, एफ हमारा ज़ीरो होगा। सो फोर्स विल बी ज़ीरो, फोर्स कितना, ज़ीरो। नाउ दूसरा केस हमारे पास, अगर दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड अगर जो चार्जड पार्टिकल है वो आ रहा है परपेंडिकुलर, वो क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर, वो आ रहा है 2D में, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, वो आ रहा है परपेंडिकुलर, अदरवाइज ये ऐसे जाएगा 3D में। सो ये क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पे जो एंगल बन रही है दैट इज़ 90 डिग्री। सो ये है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सो बताइए अगर एंगल हमारा कितना, यानी कि थीटा 90, इसका मतलब वी एंड बी जो आपस में है, वी एंड बी आर परपेंडिकुलर, वी एंड बी आर परपेंडिकुलर। सो इस केस में जो लगने वाला फोर्स होता है दैट इज मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि साइन 90 हमारा 1 होगा एंड फोर्स जो बनेगा दैट विल बी मैक्सिमम। एंड कितना बनेगा, दैट विल बी क्यू वी बी
क्योंकि साइन थीटा साइन 90 कितना 1, देयरफॉर इस इक्वेशन में साइन 90 1 पुट करिए, सो आपके पास इक्वेशन क्या बचेगी, F इज इक्वल टू क्यू वी बी। सो दिस इज मैक्सिमम फोर्स एंड ये जो फोर्स हमारे पास है दिस इज मिनिमम फोर्स। मिनिमम फोर्स कितना हो सकता है, 0, मैक्सिमम कितना, क्यू वी बी। समझ में आया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बेसिकली जो इक्वेशन हमारे पास है F इज इक्वल टू क्यू वी बी, इसी से आप क्या कर सकते हो, F इज इक्वल टू क्यू वी बी या फिर F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, इसी से आप डायमेंशन निकाल सकते हो। B निकालिए, B आपका कितना होगा, B विल बी आपका F डिवाइडेड बाई क्यू वी साइन थीटा। थीटा के यहाँ पे डायमेंशन नहीं होंगे तो फिलहाल इसको छोड़िए, थीटा के डायमेंशन नहीं होंगे, सो आपके पास क्या बचेगा, F अपॉन क्यू वी। अच्छा, एफ के डायमेंशन m1 L1 T-2, एटलीस्ट फोर्स के डायमेंशन आपको रटा होनी चाहिए। फिर चार्ज के डायमेंशन A1 T1, वेलोसिटी के डायमेंशन LT-1, एंड जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ये आपके पास निकल के आएगा m1। अच्छा, ये T1 और -T1 गया, अच्छा L1 नीचे, एंड जब ये ऊपर जाएगा ये क्या बनेगा, अच्छा L1 और L1 भी गया इसमें। सो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास ऊपर T-2 एंड A जब ऊपर जाएगा दैट विल बी A-1। सो ये आपके पास डायमेंशन बचेंगे m1 T-2 A-1। सो ये हमारे पास ये हैं डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन चार्ज, यानी कि ये जो चार्ज हमारे पास आ रही थी इसके ऊपर जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो किस डायरेक्शन में होगा। एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स बेसिकली यहाँ से हम निकालते हैं बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा, बताइए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहाँ पे यूज़ होता है। सो फोर्स बेसिकली अगर हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालनी है तो उस केस में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमारे पास यूज़ होता है। नाउ रूल क्या कहता है, रूल सिंपली कहता है कि जो आपका मिडल फिंगर है यार, मिडल फिंगर को पुट करिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड जो आपका इंडेक्स फिंगर है या फिर क्या इसको बोलते हैं फोर फिंगर, सो इस इंडेक्स फिंगर को आप पुट करिए इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देयरफॉर जो आपका थंब होगा, बट याद रखना राइट हैंड नहीं लेना, गलती नहीं करना जब भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालनी हो, राइट हैंड नहीं लेना, लेफ्ट हैंड लेना, अदरवाइज आपका उल्टा हो जाएगा। जो डायरेक्शन ऑफ थंब है आपका वो बेसिकली क्या देगा आपको, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो बेसिकली ये तीनों क्या है आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर ये हमारे पास है दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, वेट ए सेकंड, अगर ये हमारे पास है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ करंट, ये हमारे पास क्या होगी डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड ये हमारे पास क्या होगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो ये तीन जो है ना बेसिकली दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आपको नहीं दिख रहा होगा, बेसिकली ये 3D में है। सो ये बेसिकली क्या होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि इनके बीच क्या होती है 90 डिग्री का एंगल, इनके बीच क्या होता है 90 डिग्री का एंगल। अगर आप देखोगे फॉर एग्जांपल जो फोर्स एंड करंट होगा इसके बीच 90 डिग्री एंगल होगा, जो फोर्स एंड यहाँ पे बी होगा इसके बीच 90 डिग्री एंगल होगा, एंड जो बी एंड आई होगा इनके बीच भी 90 डिग्री एंगल होगा। सो सिंपली हम क्या यूज़ करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। नाउ लोरेंटस फोर्स, लोरेंटस फोर्स क्या होता है, लोरेंटस फोर्स होता है जब भी एक चार्जर्ड पार्टिकल मूव करता है इन स्पेस में, वो एक्सपीरियंस करता है बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स। सो उस फोर्स को हम बोलते हैं लोरेंट्स फोर्स। सो लोरेंट्स फोर्स इज नथिंग, लोरेंट्स फोर्स इज नथिंग बट इट इज सिंपली क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स, यानी कि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई मैं लिखूंगा प्लस यहाँ पे एडअप करोगे इसमें फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। सो ये हमारे पास क्या होता है लोरेंटस फोर्स। एंड आपने दोनों पढ़े हैं, बताइए फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना होता है, दैट इज F इज इक्वल टू क्यू ई, यानी कि चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास। एंड मैग्नेटिक फील्ड का अभी हमने देखा इट इज़ बेसिकली Q इंटू वी क्रॉस बी। सो ये हमारे पास इतना फोर्स बनेगा। सो अगर आपसे कोई पूछे कि लोरेंटस फोर्स क्या होता है, सो इट इज़ बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना फोर्स होगा एंड साथ ही में मैग्नेटिक फील्ड के कारण कितना फोर्स होगा, इनका आपको समीशन करना है। सो इट इज़ नोन एज लोरेंटस फोर्स। नाउ इफेक्ट ऑफ चार्जड पार्टिकल व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इफेक्ट ऑन वेलोसिटी, बेसिकली इफेक्ट ऑन वेलोसिटी, वेलोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा एक चार्जड पार्टिकल को जब आप किधर लेते हो मैग्नेटिक फील्ड में, जब आप एक चार्जड पार्टिकल को किधर लेते हो मैग्नेटिक फील्ड में। सो बेसिकली हमारे पास जो फोर्स था वो कितना था, दैट वाज बेसिकली क्यू
वी क्रॉस बी या फिर क्यू वी बी साइन थीटा भी आप इसको बोल सकते हो, क्यू वी बी साइन थीटा इसको आप बोल सकते हो। नाउ वी नो दैट, अभी हमने देखा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हमारे पास जो एफ होता है दैट इज़ बेसिकली परपेंडिकुलर टू बी, एंड साथ ही में जो फोर्स होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू वी। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं जो एफ डॉट वी होता है दैट इज ज़ीरो, एफ डॉट वी हमारे पास ज़ीरो होता है। सो अगर एफ है परपेंडिकुलर टू बी एंड एट द सेम टाइम एफ इज परपेंडिकुलर टू वी, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास पावर होता है दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर हमारे पास पावर है ज़ीरो, सो हम बोल सकते हैं अगर हमारा पावर ज़ीरो, देयरफॉर जो वर्क डन है वर्क डन इज आल्सो ज़ीरो। ये ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछे जाते हैं। बताइए हमारे पास जो भी जब भी एक चार्जर्ड पार्टिकल आता है मैग्नेटिक फील्ड में, उस पर लगने वाला पावर कितना होता है, उस पर लगने वाला वर्क डन कितना होता है। सो देयरफॉर वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इज ज़ीरो ऑन ए मूविंग चार्ज या फिर ऑन ए मूविंग चार्जर्ड पार्टिकल। जो वर्क डन हमारे पास होता है वर्क डन कितना होता है ज़ीरो, पावर कितना होता है ज़ीरो। याद रखिएगा जब भी एक चार्जर्ड पार्टिकल किधर आता है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, एंड इस मैग्नेटिक फील्ड में एक मूविंग चार्जर्ड पार्टिकल जो कि वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँ, इस पे जो लगने वाला पावर होता है वो कितना है ज़ीरो, एंड जो लगने वाला वर्क डन होता है वो भी कितना हमारे पास होता है ज़ीरो। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाएगा। नाउ पाथ ऑफ चार्जर्ड पार्टिकल, जो चार्जर्ड पार्टिकल हमारे पास है इसकी पाथ हमारे पास कैसी होगी, पाथ का नेचर हमारे पास कैसा होगा। अलग अलग पाथ्स हमारे पास बनेंगे, डिपेंड करेगा कि ये जो चार्जर्ड पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड में कैसे इंटर कर रहा है। ये हमारे पास है लेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब भी एक चार्जर्ड पार्टिकल इंटर करता है पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, लेट दिस इज चार्जर्ड पार्टिकल, एंड ये आ रहा है पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी v, विद वेलोसिटी v। सो इस केस में हमने देखा जो लगने वाला फोर्स होगा, बताइए कितना होगा। ऑलरेडी हमने देखा फोर्स इस केस में मिनिमम होगा, एंड कितना होगा ज़ीरो होगा। पहला ऑब्जेक्टिव आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा, फोर्स कितना ज़ीरो। जब भी चार्जर्ड पार्टिकल आएगा पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स कितना ज़ीरो। इक्वेशन से भी आपको यहाँ पे दिखाया, वापस लेते हैं आपको, ये फोर्स कितना ज़ीरो। नाउ डायरेक्शन आपसे पूछी जाएगी कि पार्टिकल जो है वो किस या फिर जो पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल होगा उसका नेचर क्या होगा, उसका यहाँ पे नेचर क्या होगा। सो अगर लगने वाला फोर्स हमारे पास ज़ीरो है, सो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल इंटर करा ये बेसिकली इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि इस पे जो लगने वाला फोर्स है वो ज़ीरो है। सो जैसे ही इंटर करेगा वैसे ही लीव करेगा। सो देयरफॉर जो पाथ यहाँ पे है, पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, इट इज स्ट्रेट लाइन। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पाथ फॉलोड इज स्ट्रेट लाइन। सो ये बेसिकली क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। ये क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। सिंपल थिंग। नेक्स्ट, व्हेन चार्जर्ड पार्टिकल इंटर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन चार्जर्ड पार्टिकल इंटर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, बताइए इस केस में जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। इस केस में फोर्स जो होगा इस केस में मैक्सिमम लगेगा। एंड ध्यान में रखिएगा पाथ जो होगा इस केस में दैट विल बी सर्कुलर। अब यहाँ पे इक्वेशंस वगैरह लिखनी थी मुझे, फिर आपको इजीली पता चलता कि कैसे ये सर्कुलर है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम निकालना है, आपको बेसिक थ्योरी पता होनी चाहिए, मेन चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं उतना डीप नहीं जाऊँगा, आपके पास कम टाइम है, अदरवाइज़ इसका मैं थोड़ा यहाँ पे एनालिसिस करता। ये क्यों हमारे पास सर्कुलर पाथ आता है, देखिए ये जो हमारे पास है ये कोई सर्कुलर पाथ है। यहाँ पे लेट मेरे पास है चार्जर्ड पार्टिकल, लेट मेरे पास है यहाँ पे चार्जर्ड पार्टिकल, ये वेलोसिटी v से मूव करेगा, ये वेलोसिटी v से मूव करेगा। एंड अगर मेरे पास है फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, एंड इनके बीच जो एंगल है दैट इज़ 90 डिग्री, दैट इज़ 90 डिग्री। देयरफॉर इस पे जो लगने वाला फोर्स होगा इस केस में वो इस डायरेक्शन में लगेगा। अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड थंब रूल जो फोर्स हमारा होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। देयरफॉर जो चार्जर्ड पार्टिकल हमारे पास है वो बाहर जाना चाहेगा, बट जो लगने वाला फोर्स है ये कंटिन्यूअसली इसको सर्कल में घुमाएगा, एंड देयरफॉर यहाँ पे जो पाथ बनेगी दैट विल बी सर्कुलर। सो फोर्स मैक्सिमम, पाथ हमारा क्या होगा, सर्कुलर। कब, जब चार्जर्ड पार्टिकल इंटर कर रहा है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब हमारे पास थीटा कितना 90 डिग्री, जब हमारे पास थीटा कितना 90 डिग्री, जब हमारे पास थीटा कितना 0 डिग्री, याद रखेंगे आप।
नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन चार्जड पार्टिकल इंटर एट एनी एंगल, जब किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे इंटर करेगा। सो सिंपली इस केस में आप याद रखोगे जो पाथ हमारे पास होगा दैट विल बी हेलिकल, जो पाथ हमारे पास होगा हेलिकल पाथ होगा। एंड यहाँ पे अलग अलग इक्वेशंस हमारे पास निकल के आती हैं, रेडियस की या फिर टाइम पीरियड की, फ्रीक्वेंसी वो आपको नहीं देखनी है, बस इतना छोटा मोटा आप याद रखिए कि पाथ जो हमारे पास होगी दैट विल बी हेलिकल। नेक्स्ट, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। नाउ अभी तक हमने देखा फोर्स ऑन ए चार्जड पार्टिकल, नाउ फोर्स हम देखेंगे किसके ऊपर, कंडक्टर के ऊपर, एक कंडक्टर के ऊपर। सो लेट, मेरे पास है एक कंडक्टर, ये मेरे पास है कोई कंडक्टर, इस कंडक्टर को कहाँ पे मैंने रखा है, इस कंडक्टर को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। एंड लेट, अगर ये है मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, ये है मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, एंड दिस इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर यहाँ पे, दिस इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर यहाँ पे। एंड लेट, ये हमारे पास है यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट, ये हमारे पास क्या है यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट। सो इस कंडक्टर में को जहाँ कहाँ पे हमने रखा है मैग्नेटिक फील्ड में, सो आपको कंडक्टर के ऊपर लगने वाला फोर्स निकालना होगा। यहाँ पे अभी हम क्या देख रहे थे, चार्जड पार्टिकल के ऊपर फोर्स, यहाँ पे हम देख रहे थे चार्जड पार्टिकल के ऊपर फोर्स, ये तो हमने देखा फोर्स ऑन ए चार्जड पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। नाउ यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स, कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स। सो सिंपली इक्वेशन में मैं आपसे शेयर करूँगा, इक्वेशन हमारे पास है, इट इज़ सिंपली, इक्वेशन हमारे पास है BIL साइन थीटा। जो इक्वेशन हमारे पास है इट इज़ सिंपली F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा, F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। एंड यहाँ पे जो थीटा है इट इज़ बेसिकली एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, या फिर आप बोलोगे थीटा इज एंगल बिटवीन B एंड L। जो थीटा यहाँ पे है इट इज़ बेसिकली एंगल बिटवीन B एंड L, हमारे पास B एंड L के बीच जो एंगल होगा दैट विल बी हमारे पास क्या, दैट विल बी थीटा। सो देयरफॉर जो फोर्स यहाँ पे वो किसके ऊपर डिपेंड है, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, करंट के ऊपर, देन लेंथ के ऊपर। सो इन तीन फैक्टर्स के ऊपर हमारे पास जो फोर्स है यहाँ पे वो डिपेंड होता है। नाउ यहाँ से अगेन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए मिनिमम फोर्स मैक्सिमम फोर्स कितना होगा। सो अगेन यहाँ पे साइन थीटा है, देयरफॉर केस 1 अगर थीटा हमारा 0 होगा और 180 डिग्री होगा, सो उस केस में जो फोर्स हमारे पास होगा वो 0 होगा एंड इट विल बी मिनिमम फोर्स। अगर थीटा हमारे पास 90 डिग्री हुआ, यानी कि हमारे पास जो B एंड L हमारे पास है इनके बीच जो एंगल है दैट इज़ ये वाला केस जो मैंने डायग्राम बनाई है। सो अगर यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, सो इस केस में जो लगने वाला फोर्स होगा दैट विल बी मैक्सिमम, एंड मैक्सिमम फोर्स कितना होगा, क्योंकि साइन 90 यहाँ पे 1 बनेगा। सो आपके पास क्या बचेगा, BIL इंटू 1, यानी आपके पास जो इक्वेशन बचेगी दैट इज़ BIL। सो दिस इज़ मैक्सिमम फोर्स, दिस इज़ मिनिमम फोर्स। सो ये होता है फोर्स एक कंडक्टर के ऊपर लगने वाला, किस में, मैग्नेटिक फील्ड में। F इज इक्वल टू BIL, अच्छा वहाँ पे F इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इज फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, एंड ये जो पैरेलल वायर्स हैं या फिर कंडक्टर्स हमारे पास हैं दीज आर इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर्स, इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर्स। यहाँ पे आपको दो केस देखने हैं, व्हेन वायर्स और कंडक्टर्स कैरी करंट इन सेम डायरेक्शन एंड व्हेन वायर्स और कंडक्टर्स कैरी करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। एंड यहाँ से अगेन आपसे ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं, सिंपल थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव्स। नाउ लगने वाला फोर्स जो हमारे पास होता है, पहली बात लेट ये मेरे पास क्या है, दो कंडक्टर्स या फिर दो वायर्स, एंड पहला केस हमने क्या लिया है, व्हेन वायर्स और कंडक्टर्स कैरी करंट इन सेम डायरेक्शन, जब इनमें जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में करंट यहाँ पे जा रहा है, जब इनमें क्या जा रहा है, करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, करंट जो हमारे पास है वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, करंट क्या है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। नाउ इस केस में सिंपली आप इस थ्योरी को छोड़िए, यहाँ पे थ्योरी को छोड़िए, एंड अगेन इसमें आप फिर लेफ्ट हैंड थंब रूल का यूज़ करते हो, लेफ्ट हैंड थंब रूल का यहाँ पे यूज़ करते हो। एंड अगर इसमें करंट इधर की ओर जा रही है इस वायर में, जब आप बेसिकली क्या करोगे, जब आप बेसिकली यहाँ पे अपना लेफ्ट हैंड लोगे, जब आप यहाँ पे अपना लेफ्ट हैंड लोगे आपको क्या दिखेगा, अगर फॉर एग्जांपल करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, करंट क्या जा रही है, इस डायरेक्शन में, देयरफॉर इस वायर में
मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी एंड लगने वाला फोर्स जो हमारे पास होगा वो ऐसे होगा, लगने वाला फोर्स जो होगा वो ऐसे होगा। सो बेसिकली इस वायर में हमारे पास फोर्स इधर की ओर लगेगा, इस वायर में हमारे पास फोर्स इधर की ओर लगेगा। सिंपली आप याद रखिए कि जब भी हमारे पास करंट सेम डायरेक्शन में होती है, फोर्स जो होता है दोनों वायर्स का अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। सो ये बेसिकली इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। सो फोर्स जो है वो अपोजिट लग रहा है एंड फोर्स जो इनमें है वो अपोजिट में लग रहा है। एंड इस केस में जो वायर्स होती हैं दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। जो वायर्स होंगी वो अट्रैक्ट होंगी क्योंकि इस पे लगने वाला फोर्स इस वायर को इधर खींच रहा है, इस पे लगने वाला फोर्स इस वायर को इधर खींच रहा है। यानी कि फॉर एग्जांपल आफ्टर फोर्स लेट ये वायर इधर आएगी, ये वायर इधर आएगी। सो इनमें क्या होगी, देयरफॉर अट्रैक्शन होगी। ये आपका ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, मेन ऑब्जेक्टिव ये। एंड या फिर इसका उल्टा आपसे पूछा जाएगा, आपको बताया जाएगा कि दो वायर्स हमारे पास हैं, दो वायर्स हमारे पास हैं, इनमें जो फोर्स है उसका जो नेचर है दैट इज अट्रैक्टिव। फोर्स इनमें क्या है, अट्रैक्टिव। आप बताइए करंट सेम डायरेक्शन में होगी या फिर दो वायर्स में अलग अलग डायरेक्शन में होंगी, यानी कि वो एंटी पैरेलल होंगी। सो ये इस केस में हमारे पास क्या है, पैरेलल वायर्स। ये हमारे पास क्या है, पैरेलल वायर्स। पैरेलल के केस में क्या होता है, करंट एक ही डायरेक्शन में होती है, सेम डायरेक्शन में, एंड ये अट्रैक्ट करती है। सो तीन ऑब्जेक्टिव्स आपके पास बनेंगे, सेम डायरेक्शन, पैरेलल एंड अट्रैक्शन। नेक्स्ट, व्हेन वायर्स या कंडक्टर्स कैरी करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि इस केस में क्या होगा हमारे पास, इस केस में एक में करंट ऐसे जा रही होगी, दूसरे में ऐसे। सो ये हमारा बेसिकली क्या बनेगा, एंटी पैरेलल का केस। सो ये हमारे पास एंटी पैरेलल का केस बनेगा। एंड इस केस में जो वायर्स होंगी वो आपस में रिपल करेंगी, वो आपस में क्या करेंगी, इस केस में वायर्स जो होंगी वो रिपेल करेंगी। एक में लगने वाला फोर्स इधर की होगा, एक में लगने वाला फोर्स इधर की होगा। सो इस केस में ये बेसिकली क्या करेंगी, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। सो ये बेसिक थ्योरी है जो आपको याद रखनी है। एंड इक्वेशन भी इसमें हमारे पास आती है, फोर्स की एफ इज इक्वल टू म्यू I1 I2 L/2πr, बट आपको याद रखने की नीड नहीं है। चलिए अगर आप याद रखोगे, दोनों में सेम ही इक्वेशन है, इट इज़ म्यू नॉट I1 I2, यानी कि वायर I में कितनी करंट I1 फिर I2 में इंटू L/2πr, दोनों के लिए सेम फोर्स, दोनों वायर्स के लिए सेम फोर्स की इक्वेशन हमारे पास आती है। यानी कि मैग्नीट्यूड दोनों में सेम रहता है, बस यहाँ पे नेचर डिफरेंट है, किसी में अट्रैक्शन होगी किसी में रिपल्शन होगी। सो जब सेम डायरेक्शन में करंट तब अट्रैक्शन होगी, जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट तब रिपल्शन होगा। नेक्स्ट इज टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप इन ए मैग्नेटिक फील्ड। सो आपको क्या निकालना है, आपको बेसिकली टॉर्क निकालना है। एंड देखिए टॉर्क हमारे पास क्या है, देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है कोई नॉर्थ पोल एंड ये हमारे पास है कोई साउथ पोल। बेसिकली मैग्नेट कंटिन्यू होगा, मैग्नेट क्या होगा, मैग्नेट कंटिन्यू होगा। एंड यहाँ से इसका साउथ होगा एंड यहाँ से पीछे इसका बेसिकली नॉर्थ होगा। नाउ हमने क्या किया है, नॉर्थ एंड साउथ यहाँ पे बेसिकली शो किया है, नॉर्थ एंड साउथ पोल यहाँ पे शो किया है। नाउ इसमें हम क्या करते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड में बेसिकली हम एक कॉयल को लेते हैं, एक कॉयल को लेते हैं, हम यहाँ पे एक कॉयल को लेते हैं एंड लेट ये हमारे पास है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंड फिर बेसिकली हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास कॉयल है या फिर एक लूप इसमें बना हुआ है, लेट इट इज़ P, इट इज़ Q, इट इज़ R एंड इट इज़ S। ये हमारे पास एक लूप बना हुआ है, ये हमारे पास एक लूप बना हुआ है। इसमें हम बेसिकली देखते हैं कि ये जो हमारे पास है ये जो वायर या फिर लूप हमने लिया है इस पे लगने वाला टॉर्क कितना हमारे पास होगा। बेसिकली ये जो आर्म है इसमें फोर्स इधर की ओर लगता है एंड ये जो आर्म है इसमें बेसिकली फोर्स इधर की ओर लगता है, क्योंकि जब आप देखोगे इस आर्म में डायरेक्शन ऑफ करंट इधर होगी एंड इस आर्म में डायरेक्शन ऑफ करंट इधर होगी। देयरफॉर दोनों में जो फोर्सेस होंगे वो अलग अलग डायरेक्शंस में होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि अगर करंट ऐसे रन करेगी फिर करंट ऐसे जाएगी, इधर डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होगी। सो दोनों में क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी अलग अलग होगी, दोनों में डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी अलग अलग होगी। एंड देयरफॉर उसके कारण क्या होगा, उसके कारण बेसिकली यहाँ पे टॉर्क लगेगा एंड टॉर्क को हम डिनोट करते हैं टाउ से। एंड ये जो टाउ हमारे पास यहाँ पे होता है या फिर टा इसको बोलते हैं आप, वट ये जो टा हमारे पास होता है इट इज़ बेसिकली NIAB साइन थीटा। डायरेक्ट इक्वेशन आपको याद रखनी है, इट इज़ बेसिकली NIAB साइन थीटा। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्नस, एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्नस, यानी कि नंबर ऑफ टर्नस ऑफ कॉयल या फिर लूप हमारे पास।
एन क्या है, टर्नस यहाँ पे, आई क्या है, करंट, आई है करंट, ए क्या है यहाँ पे, एरिया, इस कॉयल का एरिया हमारे पास, ए क्या है यहाँ पे, एरिया, एंड बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। देयरफॉर ये हमारे पास होती है टॉर्क की इक्वेशन, एन आई ए बी साइन थीटा। एंड याद रखिएगा यहाँ पे जो थीटा है इट इज़ बेसिकली नॉर्मल वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्मल वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इस कॉयल का आप नॉर्मल निकालोगे एंड फिर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर है, ये हमारे पास होगा थीटा। डायरेक्ट आप इक्वेशन को याद रखिए कि टा हमारे पास होता है एन आई ए बी साइन थीटा, एंड इस कॉयल पे हमारे पास क्या लगेगा, टॉर्क, एंड ये कॉयल घूमेगी, ये कॉयल क्या करेगी, ये घूमेगी हमारे पास। देयरफॉर टा कितना हमारे पास, एन आई ए बी साइन थीटा। डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि कॉयल में जो लगने वाला टॉर्क होता है ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, नंबर ऑफ कॉइल्स के ऊपर, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, फिर यहाँ पे करंट के ऊपर, एरिया ऑफ कॉइल के ऊपर, फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, इनके ऊपर हमारे पास डिपेंड होता है। समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। नाउ अगर हम गैल्वानोमीटर की बात करें, देखिए दिस इज अ गैल्वानोमीटर, जो आपको यहाँ पे फिगर दिख रही है, ये हमारे पास होता है क्या, गैल्वानोमीटर, ये हमारे पास होता है गैल्वानोमीटर। सो पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, बताइए गैल्वानोमीटर होता क्या है, बताइए गैल्वानोमीटर हमारे पास होता क्या है। सो इट इज़ सिंपली एक डिवाइस जो कि बेसिकली डिटेक्ट करती है करंट को, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जो कि डिटेक्ट करती है करंट को, एंड ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस हमारे पास होती है। बेसिकली जो JKSSB एग्ज़ाम है, जितनी भी डिवाइस हमारे पास हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर इलेक्ट्रिकल डिवाइस या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस, इनको ध्यान में रखना। यहाँ से इन डिवाइस के ऊपर जॉब एग्जाम्स में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो डिवाइस हमारे पास होती है, ज़्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं के ऊपर बनते हैं जॉब एग्जाम्स में, चाहे JKSSB हो, SSC हो, RRB हो या फिर कोई और एग्ज़ाम। सो जहाँ पे भी कोई डिवाइस आए, डिवाइस को अच्छे से ध्यान देना। सो ये हमारे पास क्या करती है, बेसिकली करंट को डिटेक्ट करती है। एंड यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एक स्केल लगी हुई होती है, एंड यहाँ पे आप देख रहे हो ये हमारे पास है पॉइंटर इसका, एंड यहाँ पे जैसे ही करंट यहाँ पे डिटेक्ट होती है, ये जो स्केल हमारे पास होती है, जो कि एक लीनियर स्केल होती है, इसमें डिफ्लेक्शन आ जाती है, एंड हमको पता चलता है कि यहाँ पे जो करंट है वो कितनी हमारे पास है। एंड अगर ये करंट अगर ये एक सेंसिटिव डिवाइस है, करंट को डिटेक्ट करती है, याद रखिएगा ये हमारे पास छोटी सी छोटी यानी कि वेरी वेरी लो करंट्स को भी क्या कर सकती है, वेरी वेरी लो करंट्स को भी ये मेजर कर सकती है, जिनका ऑर्डर इवन कितना होगा, माइक्रो एम्पियर्स, यानी कि जिनका ऑर्डर हमारे पास माइक्रो एम्पियर्स का भी होगा। इन करंट्स को भी ये क्या करती है, इन करंट्स को भी ये डिटेक्ट करती है। अच्छा, इसको मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर भी कभी कभार बोला जाता है, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर या फिर सिंपल गैल्वानोमीटर। क्यों? क्योंकि जैसे ही करंट यहाँ पे पास होगी, देयरफॉर यहाँ पे जो कॉइल हमारे पास होती है वो मूव करना स्टार्ट करती है। यहाँ पे जो कॉइल हमारे पास होती है बीच में, ये जो कॉइल आपको दिख रही है, ये कॉइल बेसिकली क्या करती है, ये कॉइल मूव करना स्टार्ट करती है। यहाँ पे ये कॉइल जो होती है ये बेसिकली मूव करना स्टार्ट करती है, इतना आपको ध्यान में रखना है। एंड यहाँ पे जो आपको मैग्नेट दिख रहे होंगे, इनकी जो शेप यहाँ पे ली जाती है, इट इज़ बेसिकली कनकेव। इनको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इनको यहाँ पे हम क्या लेते हैं, कनकेव। इनको क्या हम लेते हैं, बेसिकली कनकेव, क्या लेते हैं, कनकेव। आगे हम इसकी भी बात करेंगे। सो दिस इज बेसिकली डेफिनेशन किसकी, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर की। सो मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर इज नथिंग बट ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है करंट डिटेक्टिंग डिवाइस। करंट डिटेक्टिंग डिवाइस कितनी करंट, छोटी सी छोटी, कितनी, माइक्रो एम्पियर्स तक ये मेजर कर सकता है। नाउ प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, प्रिंसिपल इसमें सिंपली है कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस टॉर्क। जो इसमें हमारे पास ये कॉइल होगी, ये कॉइल होगी हमारे पास इसमें। सो ये कॉइल जो होगी ये बेसिकली टॉर्क यहाँ पे एक्सपीरियंस करेगी एंड ये रोटेट करना स्टार्ट करेगी। सो ये बेसिकली इसका प्रिंसिपल है। सो यहाँ पे टॉर्क हमारा लगेगा, एंड टॉर्क जो यहाँ पे लगेगा दैट इज NIAB साइन थीटा, वही जो अभी हमने इक्वेशन निकाली, वही टॉर्क यहाँ पे लगने वाला होता है। टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। नाउ कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या है, इट कॉन्सिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉइल, बट यहाँ पे आपको सर्कुलर दिख रही होगी। सो बेसिकली यहाँ पे हम रेक्टेंगुलर कॉइल को भी लेते हैं, रेक्टेंगुलर कॉइल को लेते हैं, एंड इसके अंदर बेसिकली जो आपको सर्कुलर दिख रहा है ये बेसिकली हमारे पास होता है सॉफ्ट आयरन कोर। ऐसे मैं आपको दिखाऊंगा, हमारे पास अंदर
सॉफ्ट आयरन कोर होता है एंड बाहर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है इसमें, एंड यहाँ से हमारे पास कनकेव शेपड मैग्नेटिक पोल्स लगे हुए होते हैं, ऐसे हमारे पास होती है। फिर बेसिकली इस कॉइल में क्या लगती है, इस कॉइल में बेसिकली फिर टॉर्क यहाँ पे लगता है, इस कॉइल में बेसिकली टॉर्क लगता है। फिर ये जो मैं आपको रेड से दिखा रहा हूँ, बेसिकली दिस इज सॉफ्ट आयरन कोर। ये हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, सॉफ्ट आयरन कोर। ये हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, सॉफ्ट आयरन कोर। सो ये हमारे पास क्या होती है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल हैविंग मैनी टर्न्स एंड इज यूजुअली मेड ऑफ थिन इंसुलेटेड और फाइन कॉपर वायर से बनाई जाती है। अच्छा, ए फॉस्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप दैट इज कनेक्टेड टू ए मूवेबल टॉर्शन हेड, ये थ्योरी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। देन सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर इज सिमेट्रिकली पोजिशनड इनसाइड द कॉइल के अंदर हमारे पास, क्यों, ताकि स्ट्रेंथ को इंप्रूव करें एंड बेसिकली फील्ड को क्या बनाए, फील्ड को ये बेसिकली रेडियल बनाए, फील्ड रेडियल फील्ड मतलब अभी जो मैं आपसे बोल रहा था कि अगर ये मेरे पास है कॉइल, ये कॉइल का मेरे पास है लेट नॉर्मल, ये मेरे पास है कॉइल का नॉर्मल, एंड लेट अगर ये है मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच जो एंगल होगा दैट विल बी 90 डिग्री, यानी कि जो नॉर्मल है कॉइल का एंड मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच जो एंगल है दैट इज 90। इसी फील्ड को हम बोलते हैं रेडियल फील्ड, यानी कि जो सॉफ्ट आयरन कोर हमारे पास होता है, इसका हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास जो फील्ड है वो रेडियल रहे, यानी कि एंगल यहाँ पे कितना रहे, 90 डिग्री। दियर फोर यहाँ पे जो एंगल हमारे पास होता है इट इज़ 90 डिग्री। दियर फोर टॉर्क की इक्वेशन जो हमारे पास निकल के आती है गैल्वानोमीटर के लिए, इट इज़ बेसिकली NIAB। दिस इज़ दी मेन इक्वेशन हमारे पास निकल के आती है, कितनी, NIAB। एंड यहाँ से आप बता सकते हो जो टॉर्क हमारे पास होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट हमारे पास, यानी कि जितनी ज़्यादा करंट उतना लगने वाला टॉर्क जो होगा कॉइल पे वो ज़्यादा होगा। देन साथ ही में इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, जिवल बेयरिंग या फिर स्प्रिंग वगैरह, ये सब भी हमारे पास इसमें कनेक्टेड होते हैं, ध्यान रखेंगे आप, ये सब भी हमारे पास इसमें कनेक्टेड होते हैं। सो ये हमारे पास है बेसिकली इसका मोटा कंस्ट्रक्शन। प्रिंसिपल भी हमने देखा। नाउ वर्किंग की अगर हम बात करें, ए मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस टॉर्क। ये तो अब हमको समझ आया है कि जब भी हमारे पास कॉइल होगी जिसमें करंट फ्लो कर रही होगी वो एक्सपीरियंस करेगी टॉर्क। द कॉइल स्प्रिंग्स अलोंग विद द रेडियल फील्ड इंश्योर दैट द डिफ्लेक्शन टू बी प्रपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, यानी कि हमारे पास जो डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन को हम यहाँ से फाई से डिनोट करते हैं, जो डिफ्लेक्शन हमारे पास होता है इट शुड बी प्रपोर्शनल टू करंट। ये हमारे पास बेसिकली इसकी वर्किंग होती है, यानी कि वर्किंग में हमारा मेन एम होता है कि जितनी भी डिफ्लेक्शन यहाँ पे शो होगी, वेट ए सेकंड, जितनी भी डिफ्लेक्शन यहाँ पे शो होगी, जितनी भी, ये पॉइंटर जो है ये इधर की ओर पॉइंट करेगा, इधर की ओर। सो जितनी भी डिफ्लेक्शन हमारे पास शो होगी, फॉर एग्जांपल अगर ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है, ये इधर की ओर गया, सो इतना इसने क्या किया, इतना इसने डिफ्लेक्ट किया, इतना बेसिकली इसने क्या किया, डिफ्लेक्ट किया। एंड ये जो डिफ्लेक्शन हमारे पास होती है इट शुड बी प्रपोर्शनल टू करंट, यानी कि ये बेसिकली करंट के ऊपर डिपेंड होना चाहिए मैनली, यानी कि अगर करंट बढ़ी हमारे पास डिफ्लेक्शन जो है ये डिफ्लेक्शन को शो करेगा, यानी कि अगर छोटी करंट भी बढ़ी ये डिफ्लेक्शन को शो करना चाहिए। देयरफॉर जो हमारे पास फाई होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यहाँ पे फाई जो हमारे पास होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई यहाँ पे। ये बेसिकली हमारे पास जब हम इक्वेशंस के साथ खेलते हैं, टॉर्क की इक्वेशन, रेस्टोरिंग टॉर्क एंड अप्लाइड टॉर्क, हमारे पास कितना होता है, देखिए ये इक्वेशन कहाँ से आती है, देखिए हमारे पास अप्लाइड टॉर्क एंड रेस्टोरिंग टॉर्क, देखिए अप्लाई टॉर्क हमने देखा वो कितना होगा NIAB, एंड जो रेस्टोरिंग टॉर्क हमारे पास होगा इसमें प्रोड्यूस दैट विल बी बेसिकली, इसमें स्प्रिंग लगी हुई होगी, सो वो बेसिकली होगा जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसके प्रपोर्शनल। देयरफॉर हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आती है रेस्टोरिंग टॉर्क की दैट इज़ बेसिकली K फाई। फिर यहीं से बेसिकली आप क्या निकालते हो, यहीं से आप फाई को निकालते हो। जब आप यहाँ से फाई को निकालोगे आपके पास इक्वेशन निकल के आती है NIAB अपॉन K, एंड अगर आप आई को बाहर निकालोगे आपके पास इक्वेशन निकल के आती है NAB डिवाइड बाई K इंटू आई, एंड फिर यहाँ से आप क्या बोलते हो, फाई जो हमारा होगा दैट विल बी प्रपोर्शनल टू आई, फाई जो हमारा होगा
दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू आई। आप इसको भी याद रख सकते हो कि टाउ अप्लाइड हमारे पास इतना है एंड टा रेस्टोर्ड जो हमारे पास है वो स्प्रिंग के ऊपर डिपेंड करता है, एंड दैट इज़ बेसिकली जो टा रेस्टोरिंग है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, यानी कि डिफ्लेक्शन के बाय हुक्स ला। सो जो रेस्टोरिंग टार्क है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, एंड देयरफॉर अगर प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाए यहाँ से हमारे पास जो टाउ रेस्टोरिंग है वो कितना आएगा, के फाई आएगा। फिर यहीं से हम इस इक्वेशन को देखते हैं, सिंपल जो आपको याद रखें, क्योंकि हम यहाँ पे क्या डिटेक्ट करते हैं, हम यहाँ पे करंट डिटेक्ट करते हैं। करंट हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, जब गैल्वानोमीटर शो करेगा डिफ्लेक्शन। देयरफॉर फाई जो होगा इट विल बी मेनली डिपेंडेंट ऑन करंट, इट विल बी मेनली डिपेंडेंट ऑन करंट। बस इतना याद रखिए। अच्छा, रेडियल फील्ड, द फील्ड विच इज ऑलवेज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द लूप इज कॉल्ड रेडियल फील्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल फील्ड। एंड रेडियल फील्ड का हमारे पास यहाँ पे एम क्या होता है कि एन शुड बी परपेंडिकुलर टू बी, एन शुड बी हमारे पास परपेंडिकुलर टू बी यहाँ पे, क्योंकि नॉर्मल एंड परपेंडिकुलर हमारे नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड के हमारे पास जो एंगल होना चाहिए दैट शुड बी थीटा, एंड उसी बिना पे देयरफॉर उसी बिना पे फिर क्या होगा, रेडियल फील्ड के कारण जो हमारे पास गैल्वानोमीटर है ये लीनियर स्केल डिफ्लेक्शन यहाँ पे शो करेगा। ये क्या शो करेगा, गैल्वानोमीटर स्केल जो होगी वो लीनियर होगी, यानी कि यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगी दैट विल बी लीनियर। अच्छा, वाई पोल पीसेस आप गैल्वानोमीटर आर मेड कनकेव, थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा। देखिए इनको हम क्यों कनकेव बनाते हैं, सो दैट करंट कैरिंग कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड आर ऑलवेज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू दी ईच अदर, यानी कि एन एंड बी हमारे पास क्या होंगे, ये परपेंडिकुलर होंगे, इतना आपको याद रखना है। सो कनकेव मैग्नेटिक पोल्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस रेडियल फील्ड। सो इसके पहले 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 देखिए, पहले हम देखिए कैसे आप कनेक्ट करोगे। कनकेव पोल्स क्यों लेते हैं, कनकेव पोल्स इसीलिए लेते हैं ताकि एन एंड बी जो है आपस में ये क्या बने, परपेंडिकुलर। जब ये परपेंडिकुलर बनेंगे हमारे पास जो फील्ड होगा दैट विल बी रेडियल, एंड रेडियल फील्ड जो हमारे पास होगा फिर जो गैल्वानोमीटर स्केल होगी वो हमारे पास क्या होगी, लीनियर, यानी कि उसमें लीनियर डिफ्लेक्शन होगी। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको आपस में कनेक्ट करने हैं। सो मेन हमारा एम ये है कि हमारे पास लीनियर स्केल होनी चाहिए, इसीलिए पहले हम कनकेव यहाँ पे पोल पीसेस लेते हैं। उनसे क्या होगा, एन एंड बी परपेंडिकुलर होंगे, उससे क्या होगा, फील्ड रेडियल बनेगा, एंड हमारा जो मेन एम है दैट इज यहाँ पे फाई जो है दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि हमारे पास जो यहाँ पे हमारे पास गैल्वानोमीटर स्केल है वो लीनियर रिफ्लेक्शन शो करना चाहिए। अच्छा, थ्योरी सिंपली है यहाँ पे, विन एवर करंट इज पासड, इसको आप छोड़िए। यहाँ पे बेसिकली थ्योरी से हम इक्वेशन निकालते हैं, एंड इक्वेशन तो ऑलरेडी मैंने आपको बोला कि फाई यहाँ पे हमारे पास होता है एन ए बी डिवाइड बाई के इंटू आई, ये हमारे पास होती है थ्योरी में इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट इज यहाँ पे गैल्वानोमीटर कॉन्स्टेंट हमारे पास क्या होता है। गैल्वानोमीटर कॉन्स्टेंट की अगर हम बात करें, इट इज़ बेसिकली गैल्वानोमीटर कांस्टेंट, इट इज़ सिंपली जी से हम इसको डिनोट करते हैं। इट इज़ बेसिकली रेशो ऑफ आई अपॉन फाई, इट इज़ बेसिकली रेशो ऑफ करंट अपॉन डिफ्लेक्शन, करंट अपॉन डिफ्लेक्शन इसको हम बोलते हैं गैल्वानोमीटर कांस्टेंट, सो इसको आप याद रख सकते हो, इसको बेसिकली आप याद रख सकते हो, गैल्वानोमीटर कांस्टेंट। देन फिगर ऑफ मेरिट, इसको आप छोड़िए, ये आपके काम की नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक बड़ी इक्वेशन आएगी एंड ये आपको समझ नहीं आएगा। या फिर आप सिंपली बोल सकते हो, अगर इसकी डेफिनेशन पूछे, इट इज़ बेसिकली करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन। सो ये जो हमारे पास है इट इज़ बेसिकली करंट रिक्वायर्ड, कितनी करंट हमें रिक्वायर्ड है ताकि हम यूनिट डिफ्लेक्शन, बेसिकली इस केस में जो फाई होगा, फाई जो हमारा होगा दैट विल बी यूनिट, यानी कि फॉर एग्जाम्पल यूनिट डिफ्लेक्शन मतलब इट विल बी 1 mm या फिर 1 सेंटीमीटर या फिर 1 nm, ये हमारे पास है यूनिट डिफ्लेक्शन। सो कितनी करंट हमें रिक्वायर है ताकि यूनिट डिफ्लेक्शन हो जाए। नेक्स्ट इज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर, इंपॉर्टेंट है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर। एंड हमारे पास दो टाइप की सेंसिटिविटी होती है गैल्वानोमीटर में, वन इज करंट सेंसिटिविटी, दूसरा हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी। नाउ गैल्वानोमीटर को हम कब सेंसिटिव बोलेंगे, देखिए गैल्वानोमीटर इज सैड टू बी सेंसिटिव इफ इट शोज लार्ज डिफ्लेक्शन ऑन पासिंग स्मॉल करंट, अगर ये क्या शो करे, लार्ज डिफ्लेक्शन ऑन पासिंग स्मॉल करंट। सो देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कॉयल में करंट फेंकी कितनी, लेट इट इज़ 0.2
माइक्रो एम्पियर करंट मैंने यहाँ पे क्या की, माइक्रो एम्पियर मैंने यहाँ पे डाली। एंड गैल्वानोमीटर जो है इसकी कॉइल लेट इधर की ओर पॉइंटेड थी इनिशियली, अब ये इधर की ओर पॉइंट हुई है। सो इसमें जो डिफ्लेक्शन हुई है इट इज़ वेरी वेरी लार्ज, डिफ्लेक्शन क्या हुई है, लार्ज। एंड इस केस में हम बोलेंगे कि गैल्वानोमीटर हमारा क्या है, सेंसिटिव, यानी कि ऑन पासिंग स्मॉल करंट गैल्वानोमीटर शोज लार्ज डिफ्लेक्शन। सो अगर हम स्मॉल करंट को पास कर रहे हैं जो गैल्वानोमीटर है इट शोज लार्ज डिफ्लेक्शन फाई। सो इसी को हम बोलते हैं सेंसिटिविटी। नाउ दो सेंसिटिविटी हमारे पास यहाँ पे है, वन इज करंट सेंसिटिविटी, दूसरा वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी जो होती है इट इज़ डिनोटेड बाय आई एस, इट इज़ अगेन डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट, यानी कि इट इज़ बेसिकली फाई अपॉन आई। एंड यहाँ पे आप इक्वेशन पुट कर सकते हो फाई की, फाई आपका कितना, एन ए बी डिवाइड बाई के इंटू आई। अच्छा नीचे हमारे पास क्या है, ऑलरेडी आई, सो आई और आई गया, आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा एन ए बी डिवाइड बाई के। ये हमारे पास होती है करंट सेंसिटिविटी। नाउ वोल्टेज सेंसिटिविटी की अगर हम बात करें, वोल्टेज सेंसिटिविटी हमारे पास होती है बेसिकली इट इज़ आई एस अपॉन आर, डिफ्लेक्शन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट वोल्टेज। इट इज़ बेसिकली डिफ्लेक्शन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट वोल्टेज। बेसिकली कहाँ से हम निकालते हैं, इट इज़ वी एस, डिफ्लेक्शन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट वोल्टेज, यानी कि फाई अपॉन वी। फिर वी हमारे पास होता है आई आर, इसी इक्वेशन को मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा था। सो दिस इज वी एस इज इक्वल टू फाई अपॉन आई आर। सो जो फाई अपॉन आई है इसको आप क्या लिख सकते हो, आई एस। सो इट इज़ आई एस अपॉन आर, ये हमारा वी एस। सो ये मैंने बेसिकली यहाँ पे लिखा, समझ में आया होगा। सो इट इज़ आई एस अपॉन आर, एंड यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करोगे इट विल बी आई एस का वैल्यू इट इज़ एन ए बी बाई के। आई एस का वैल्यू ऊपर हमने निकाला करंट सेंसिटिविटी का, इट इज़ एन ए बी बाई के इंटू में नीचे आर। सो दिस इज वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। सो ये है करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी, इनको आपको याद रखना है, दिस आर इंपॉर्टेंट। इक्वेशंस भी अगर आप याद रखना चाहो आप रख सकते हो, एन ए बी बाई के, एन ए बी के, नीचे यहाँ पे आर, नीचे यहाँ पे आर मल्टीपल। नेक्स्ट नोट करेंगे आप, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ड्यू टू इंक्रीज इन करंट सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी विल नॉट ऑलवेज इंक्रीज। जो हमारे पास अगर करंट सेंसिटिविटी, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हुई, ये हमारे पास, क्योंकि हमारे पास V इक्वल टू होता है आई आर, वी हमारे पास होता है आई आर, एंड आपने यहाँ पे देखा भी कि वी एस जो हमारे पास होता है इट इज़ बेसिकली आई एस बाई आर। अगर हम सेंसिटिविटी इक्वेशन को यहाँ पे देखें सो आपको लग रहा है कि इक्वेशन डायरेक्ट है, बट इट इज़ ऑलवेज नॉट ट्रू कि अगर हमारे पास करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हुई कि वोल्टेज सेंसिटिविटी हमेशा इंक्रीज होगी, नहीं, इट में इंक्रीज और डिक्रीज, वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज या फिर हमारे पास डिक्रीज हो सकती है वोल्टेज सेंसिटिविटी, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली गैल्वानोमीटर कॉन्स्टेंट का फंडा आता है एंड साथ ही में रेजिस्टेंस का भी फंडा आता है। सो बेसिकली आप ये याद रखोगे। नेक्स्ट, सेंसिटिविटी किसके ऊपर डिपेंड होती है, इक्वेशन से ही आपको पता चलेगा, आई एस इज इक्वल टू एन ए बी बाई के, एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी में इक्वेशन एन ए बी बाई के आर यहाँ पे आप देख सकते हो। सो बेसिकली जो सेंसिटिविटी है ये नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड होती है। अच्छा, सेंसिटिविटी हम इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्नस, इंक्रीजिंग एरिया, एन ए, क्योंकि एन ए बी क्या है ऊपर इक्वेशन में, चाहे वोल्टेज सेंसिटिविटी हो या फिर करंट सेंसिटिविटी, यानी कि अगर हमें सेंसिटिविटी बढ़ानी है हम नंबर ऑफ टर्नस बढ़ाएंगे, एरिया बढ़ाएंगे, हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे। अगर हमें बढ़ानी है फॉर एग्जाम्पल हमें जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो बढ़ानी है, सो उस केस में रेजिस्टेंस जो है वो कम करनी होगी, यानी कि इन दोनों इक्वेशंस का मिलाकर यहाँ पे निचोड़ हमारे पास। सो जो सेंसिटिविटी है, इन शॉर्ट सेंसिटिविटी इज प्रपोर्शनल टू एन, इट इज़ प्रपोर्शनल टू ए, इट इज़ प्रपोर्शनल टू के, एंड इट इज़ इनवर्सली प्रपोर्शनल टू आर। इन इक्वेशन से आप देख सकते हो। नेक्स्ट इज यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ ए गैल्वानोमीटर एम मीटर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन किसका, गैल्वानोमीटर का इंटू एम मीटर, कन्वर्जन किसका, गैल्वानोमीटर का इंटू एम मीटर। नाउ देखिए पहले एम मीटर हमारे पास क्या होता है, एम मीटर इज ए डिवाइस, अच्छा, यूज टू मेजर लार्ज करंट। पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पे एम मीटर किस लिए यूज होता है, करंट मेजर करने के लिए। अच्छा, गैल्वानोमीटर बताइए, गैल्वानोमीटर किसके लिए यूज़ होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। नेक्स्ट, एमीटर जो होता है इसको हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं एक सर्किट में। एमीटर जो होता है वो सीरीज़ में कनेक्टेड होता है लाइक दिस। अगर ये हमारे पास है करंट आ रही है, ये हमारे पास है कोई रजिस्टर,
ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास एम मीटर होगा एंड ये करंट जाएगी। दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, ये हमारे पास करंट। सो एम मीटर क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है, सीरीज में कनेक्टेड। नाउ वोल्ट मीटर की अगर हम बात करें, जो वोल्ट मीटर हमारे पास होता है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास है वोल्ट मीटर, ये हमारे पास है लेट रेजिस्टेंस। सो वोल्ट मीटर जो होगा ये हमारे पास क्या होगा, ये क्योंकि करंट यहाँ से भी जाएगी यहाँ से भी जाएगी, करंट डिवाइड होगी। सो वोल्ट मीटर जो होता है ये पैरेलल में कनेक्टेड होता है। सो एम मीटर क्या करता है, करंट को मेजर, वोल्ट मीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर या फिर वोल्टेज को। एम मीटर कनेक्टेड होता है सीरीज में, वोल्ट मीटर कनेक्टेड होता है पैरेलल में, पैरेलल में। अच्छा, नेक्स्ट आइडियल एम मीटर की अगर हम बात करें, जो आइडियल एम मीटर हमारे पास होता है उसमें जो रेजिस्टेंस होती है दैट इज जीरो, यानी कि R इज इक्वल टू जीरो। एंड आइडियल वोल्ट मीटर जो होता है हमारे पास, उसमें जो रेजिस्टेंस होती है दैट इज इनफाइनाइट। सो ये तीन पॉइंट्स आप याद रखेंगे पहले ऑब्जेक्टिव्स में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। एम मीटर करंट के लिए, अच्छा, फिर सीरीज में कनेक्टेड, रेजिस्टेंस जीरो। वोल्ट मीटर वोल्टेज के लिए या फिर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए पैरेलल में, एंड देयरफॉर हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगी वहाँ पे दैट विल बी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। नाउ अब आपसे पूछा जाएगा कि कैसे आप कन्वर्जन करोगे गैल्वानोमीटर का एम मीटर में, यानी कि आपको गैल्वानोमीटर किस में कन्वर्ट करना है, एम मीटर में। एंड यहाँ पे आपको गैल्वानोमीटर कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में। आप क्या करोगे, आपको सिंपली क्या करना होगा, अगर आपको कन्वर्जन करना है गैल्वानोमीटर इंटू एम मीटर, आपको स्मॉल रेजिस्टेंस जिसको हम शंट भी बोलते हैं, ये आपको पैरेलल में कनेक्ट होगी विथ गैल्वानोमीटर के साथ, आपको ये पैरेलल में कनेक्ट करनी होगी। यानी कि ये हमारे पास है शंट रेजिस्टेंस एस, इसको हम बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस या फिर स्मॉल रेजिस्टेंस एस। इसको आपको कनेक्ट करना होगा गैल्वानोमीटर के साथ, क्या, पैरेलल में। इसको आपको कनेक्ट करना होगा गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में, तब हमारा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तब हमारा ये एम मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन, गैल्वानोमीटर, गैल्वानोमीटर। यानी एंड यहाँ पे हमारे पास इक्वेशंस भी है कि कितनी रेजिस्टेंस हमें रिक्वायर होती है, कितनी रेजिस्टेंस, यानी कि ये एस जो स्मॉल रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू हमारे पास कितना होना चाहिए। बेसिकली आपको याद रखने की यहाँ पे नीड नहीं है, आपको यहाँ पे याद रखने की नीड नहीं है, बस थ्योरी आप याद रखिए। नेक्स्ट इज कन्वर्जन, गैल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर। नाउ इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में बेसिकली ये हमारा गैल्वानोमीटर रहा एंड ये हमारा क्या रहा, ये हमारा रेजिस्टेंस रहा। सो इन दोनों को आपको क्या करना होगा, इन दोनों को आपको सीरीज में लेना होगा। सो गैल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस, बट एंड जो रेजिस्टेंस होनी चाहिए दैट शुड बी हाई रेजिस्टेंस। एंड यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हमारे पास थी ये थी स्मॉल रेजिस्टेंस, नोन एज एस या फिर शंट रेजिस्टेंस भी इसको बोला जाता है। सो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। सो यहाँ पे हमने सीरीज लिया, तब गैल्वानोमीटर हमारा किस में कन्वर्ट होगा, वोल्ट मीटर में। एंड डायग्राम्स भी याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सर्किट डायग्राम, ये डायग्राम क्या डिपिक्ट करती है, बताइए ये डायग्राम क्या डिपिक्ट करती है, ये डायग्राम क्या डिपिक्ट करती है, ये डायग्राम क्या डिपिक्ट करती है। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आए हुए हैं, ध्यान रखना। नाउ इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, ये 7, दिस इज 8, ये 9, दिस इज 10। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर करंट इज कॉल्ड, सो करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, एम मीटर। एंड अगर आपको याद होगा जो ये टॉपिक्स हैं ना, इनको मैंने काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाया है, किसमें, फॉरेस्टर में, काफ़ी डीप, वहाँ पे इक्वेशंस भी लिखाई। बट क्योंकि आपके पास एक तो टाइम भी कम बचा है एंड उतना डीप जाने की यहाँ पे नीड भी नहीं है, उतना डीप जाने की नीड भी नहीं है, जितना मुझे लगेगा आपके लिए इनफ है। एंड कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ों को, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को अच्छे से करो, जो कि हाई प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में पूछे जाने की, उनको मैं करा रहा हूँ। अदरवाइज़ ये एक अलग सा लेक्चर बन जाता हमारा गैल्वानोमीटर, ये हमारा अलग सा लेक्चर बन जाता है। इसमें इक्वेशंस भी मैंने नहीं दिखाई, कन्वर्जन में कैसे हमारे पास इक्वेशन आती है आर की यहाँ पे, वो सब आप छोड़िए, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास टाइम कम बचा है। बट ऐसा नहीं है कि एम मीटर हम पढ़ के नहीं जाएंगे, हम गैल्वानोमीटर पढ़ के नहीं जाएंगे, वोल्ट मीटर पढ़ के नहीं जाएंगे, फिर तो हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि सिलेक्शन हो, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन आने ही आने, एग्जामिनर तो डेफिनेटली डालेगा यहाँ से क्वेश्चन। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर करंट इज कॉल्ड, करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, एम मीटर। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन एब्सोल्यूट एम मीटर शुड बी, जो हमारे पास एम मीटर होता है, एम मीटर हमारे पास क्या होता है, एम मीटर में हमारे पास लो रेजिस्टेंस होती है, दैट इज लो रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर। सो ध्यान रखिएगा,
एमीटर में हमारे पास जो रेजिस्टेंस होती है दैट इज लो, एंड कितनी रेजिस्टेंस होती है, 0। नाउ अगर आपको कन्वर्जन करना है, यहाँ पे एमीटर की, आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस 0 होती है। नाउ अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है, एमीटर को कन्वर्ट करना है, सो बेसिकली उसको आपको कहाँ पे लेना होगा, पैरेलल में, एंड एमीटर बेसिकली हमारे पास सीरीज में कनेक्टेड होगा, एंड यहाँ पे हमारे पास स्मॉल रेजिस्टेंस ही हमें लेनी है, स्मॉल रेजिस्टेंस ही हमें लेनी है। नेक्स्ट, इन द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इंडेक्स फिंगर इंडिकेट्स। अच्छा, इन द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इंडेक्स फिंगर इंडिकेट्स, इंडेक्स फिंगर क्या इंडिकेट करता है? सो ऑलरेडी आपने देखा रूल को, ऑलरेडी आपने देखा रूल को कि हमारे पास जो इंडेक्स मिडल फिंगर है ये किसको डिनोट करता है, मिडल फिंगर इज हमारे पास, ध्यान दीजिए, मिडल फिंगर इज करंट, इंडेक्स फिंगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड, थंब क्या है, फोर्स यहाँ पे। when a magnetic field is acting towards north and current is moving in east to west direction through the conductor, then the conductor will move in the dash dash direction। so देखिए यहाँ पे दिशेस हमारे पास नॉर्थ, ये हमारे पास साउथ, ये हमारे पास ईस्ट, ये हमारे पास वेस्ट। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, सो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या है, नॉर्थ की ओर एक्ट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड, एंड डायरेक्शन किधर गया, करंट इज मूविंग इन द ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, करंट इधर की ओर जा रही है, ईस्ट टू वेस्ट। आपको बोलना है कि फोर्स किधर की ओर लगेगा, जब आप अपना लेफ्ट हैंड लोगे आपको दिखेगा कि फोर्स जो हमारे पास होगा, फोर्स हमारे पास नीचे की ओर लगेगा, क्योंकि ये तीनों आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देयरफॉर जो फोर्स यहाँ पे लगेगा वो नीचे की ओर लगेगा। एंड आप क्या करना, अपने लेफ्ट हैंड से इसको देखना भी, आप क्या करना, देखिए आप क्या करना, जो आपका थंब है, थंब है, थंब को इधर पॉइंट करना, थंब को नीचे की ओर पॉइंट करना, एंड जो आपका इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर को इधर की ओर पॉइंट करना, एंड इधर की ओर मिडल फिंगर को पॉइंट करना। आपको खुद दिखेगा, आपको खुद दिखेगा कि डायरेक्शन ऑफ जो फोर्स होगी वो नीचे की ओर होगी। देयरफॉर फोर्स जो होगा इसमें दैट विल बी इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट विल बी इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। बस आपको अपना जो हाथ है वो घुमाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। जो आपका थंब है वो नीचे की ओर करना है, एंड जो आपका इंडेक्स फिंगर है वो करना है टू दी डायरेक्शन ऑफ, जो आपके साथ सामने फ़ोन है इसकी डायरेक्शन में या फिर इसके प्लेन में आपको करना है, एंड आपका जो मिडल फिंगर होगा वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बताइए द एंगल बिटवीन थंब एंड मिडल फिंगर इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज, बताइए कितना एंगल होता है, 90 डिग्री, क्योंकि तीनों क्या होते हैं आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर। नेक्स्ट, करेक्ट, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला, फोर्स एक्टिंग, अच्छा, अप्लाइड ऑन ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। अच्छा, एफ की इक्वेशन हमें पता है, एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। सो फोर्स अप्लाइड ऑन अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, बिल्कुल ठीक। फोर्स अप्लाइड ऑन अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही। अच्छा, फोर्स अप्लाइड ऑन अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, नहीं। सो बी एंड आई पे डिपेंड होता है, सो ओनली 1 एंड 2, ओनली 1 एंड 2। ये था छठा। नेक्स्ट, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज क्यू हैविंग वेलोसिटी v पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड इसी के पैरेलल आ रहा है, फोर्स कितना लगेगा, 0। नेक्स्ट, ए प्रोटॉन इंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी पैरेलल टू दी मैग्नेटिक फील्ड द पाथ फॉलोड। सो ऊपर वाला केस ही, एंड इस केस में जो पाथ फॉलो होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ, क्योंकि ये पैरेलल आ रहा है, फोर्स 0 लगेगा, ये स्ट्रेट पाथ में जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास, कंसिडर टू स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स ए एंड बी, ये हैं दो कंडक्टर्स ए एंड बी, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस x, इनके बीच है डिस्टेंस x, कैरिंग इंडिविजुअल करंट्स आई ए एंड आई बी। इफ टू कंडक्टर्स अट्रैक्ट ईच अदर इट इंडिकेट्स, अगर ये अट्रैक्ट कर रहे होंगे इसका मतलब करंट सेम डायरेक्शन में जा रही होगी, अगर ये अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो इसके ऊपर फोर्स इधर, इसके ऊपर इधर, देयरफॉर द करंट्स आर पैरेलल इन डायरेक्शन, करंट्स क्या होंगी, पैरेलल इन डायरेक्शन। नेक्स्ट, ए गैल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इंटू अ वोल्ट मीटर। गैल्वानोमीटर को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, वोल्ट मीटर में, बाई कनेक्टिंग, बताइए, बाई कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज लेंगे, सो हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। सो ऐसे आपके क्वेश्चन हैं यहाँ पे, एंड होप आपकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। नेक्स्ट हमारा आएगा मैग्नेटिज्म के ऊपर वीडियो, फिर ईएमआई एंड एसी, हमारा ईएमआई एंड एसी। सो इसके बाद आएगा हमारे पास मैग्नेटिज्म के ऊपर वीडियो, मैग्नेटिज्म के ऊपर वीडियो। मैग्नेटिज्म को देखते हैं फिलहाल। देखिए
ये मैग्नेटिक मटेरियल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, दिस इज मैग्नेटिज्म, इसी के ऊपर आएगा हमारा नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल।